हम एक जंप ले रहे हैं, एक नेक्स्ट यूनिट पे जंप ले रहे हैं जिसका नाम है एसएचएम। नाम सुना है आपने? यस सर। सिंपल यस हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे हमने इसलिए जंप लिया क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वेव्स में भी काम आएगा, जो इसके आगे वाला चैप्टर है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स ये दोनों ही टॉपिक हमारे लिए इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन द टू चैप्टर्स, एसएचएम का कॉन्सेप्ट और ये इसमें जो भी हम पीरियोडिक फंक्शन इस तरह की बातें करेंगे वो दो चैप्टर में इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम पहले इसको पढ़ रहे हैं, वेव्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बोथ आर इंटर रिलेटेड, राइट? क्योंकि एसएचएम का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप वेव्स का कॉन्सेप्ट कर सकते हो। ठीक, बिना एसएचएम के आप वेव्स के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा सकते हो। चलिए, अब यहां से कहानी को समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहली बात कि सर एसएचएम पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि मोशन जो है उसको हम पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मोशन के पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक का क्या मतलब है, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज नॉन पीरियोडिक मोशन, तो समझते हैं इस बात को कि सर पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है ऐसा कोई सा भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करता हो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल along a well defined path। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई सा भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करता हो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल एंड along a well defined path, उस मोशन को हम पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा पाथ शुड ऑल्सो बी डिफाइंड, और पाथ वही होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक स्कूल गए और फिर स्कूल से आए, पहले दिन आफ्टर 24 आवर्स फिर तुम स्कूल गए बट एक नए रूट के अलोंग गए, अब फिर आए, फिर दूसरे दिन फिर 24 आवर्स के बाद जा रहे हो स्कूल, बट फिर से एक नए रूट को आपने पकड़ लिया और उससे गए और फिर आए, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा, बिकॉज ओनली द टाइम बीइंग सेम द मोशन विल नॉट बी पीरियोडिक अनलेस द पाथ इज ऑल्सो सेम। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन होने के लिए ऐसा होना जरूरी है। जैसे अब अगर मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो ये पीरियोडिक है सर। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन है ना? क्यों? क्योंकि उसका पाथ कैसा है, पाथ वेल डिफाइंड है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह लूं कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स वेल डिफाइंड ऑर्बिट, वो भी पीरियोडिक है क्योंकि टाइम इंटरवल सेम होता है और पाथ भी फिक्स रहता है, मतलब ऑर्बिट फिक्स रहती है। तो सच अ मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक वो मोशन है जिसमें जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा हो, और अगर कर भी रहा हो तो टाइम सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नहीं कर रहा हो, या अगर कर भी रहा हो सेम टाइम इंटरवल के बाद भी रिपीट कर रहा हो बट पाथ वेल डिफाइंड नहीं हो, तो इन ऑल दीज सर्कमस्टांसेस और इन ऑल दीज केसेस सच अ मोशन विल नॉट बी कॉल्ड एज पीरियोडिक, रादर इट विल बी अ नॉन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब ये हो गया कि ऐसा मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, मोशन that repeats itself after same interval of time along a well defined path। सेम इंटरवल टाइम के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है और वेल डिफाइंड पाथ के अलाउ। ठीक है, तो इसको हम पीरियोडिक कहेंगे। अब आते हैं सर पीरियोडिक के फर्दर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट इस पीरियोडिक के फर्दर और क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले मैं कुछ मैथमेटिकल बातें करना चाहता हूं। ठीक है, जो आपके इसमें बहुत काम आने वाली है ना, इस चैप्टर में। तो एक बात तो आप ये समझिए कि पीरियोडिक, ये तो मोशन हो गया ना, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन का मतलब ये हो गया कि ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पीरियोडिक होती हैं या जो वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है? मैथ्स वाला बच्चा बिल्कुल इस बात को बहुत आसानी से समझ पाएगा, बट जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप लोगों को शायद याद हो, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं, पीरियोडिक होते हैं, बट जनरली अगर मैं साइन, साइन सुना है, साइन कॉस, यस टेंथ सर। तो पास किया ना, साइन कॉस सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगर आप एक बात सोचो, साइन, साइन या कॉस के साथ बात करते हैं क्योंकि इसमें इस चैप्टर में हम साइन को ही यूज कर रहे होंगे, तो साइन कॉस के टर्म्स में मैं बात कर लेता हूं आपके साथ कि साइन, यस वेरी गुड सक्षम, साइन थीटा को अगर हम देखें तो साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू
2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम देखो, अब ये जरूरी नहीं कि भाई हम टाइम के टर्म्स में भी बोल सकते हैं या हम एंगल के टर्म्स में भी चीजों को बता सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने लिखा भाई साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू फिर से रिपीट कब होती है? तो भाई 2 पाई के बाद फिर से रिपीट हो जाती है। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, है ना? आपने देखा होगा साइन का, अगर ग्राफ कभी देखा आपने 10th में, तो पहले साइन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ के बाद फिर से इसी बात को रिपीट कर लेगा, फिर द हिस्ट्री रिपीट्स एंड द ग्राफ रिपीट्स। ठीक है, तो एक ही चीज वो बार बार रिपीट कर रहा होता है। तो साइन थीटा अपने आप को, या साइन हो या कॉस हो, दोनों अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल, एंड दैट इंटरवल इज कॉल्ड एज 2 पाई। मतलब अगर मैं लिख दूं साइन थीटा प्लस ऑफ 2 पाई, तो इट इज स्टिल साइन थीटा। मतलब किसी भी वैल्यू में 2 पाई ऐड करो, आप वहीं पहुंच जाओगे, उसी वैल्यू पे फिर से दोबारा पहुंच जाओगे। मतलब 30 प्लस ऑफ 2 पाई, फिर से वहीं पहुंच जाओगे। 60 प्लस ऑफ 2 पाई, फिर से वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, इसी तरह से कॉस के साथ भी अगर हम बात करें, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ 2 पाई, मतलब कॉस में भी आप 2 पाई ऐड कर दीजिए तो आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था, तो ये भी कॉस थीटा। इसका मतलब है कि मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूं, आउट ऑफ मेनी पॉसिबल वैल्यूज विच रिपीट इटसेल्फ, जनरली आप अभी अपने लेवल पे याद रख सकते हैं कि साइन और कॉस ऐसी वैल्यूज हैं, ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं जो अपने आप को रिपीट करती हैं। और कितने के बाद रिपीट करती है? 2 पाई के बाद। कितने एंगल के बाद रिपीट करती है? 2 पाई के बाद। नहीं आई बात समझ में? तो मैं ये कह सकता हूं मैथमेटिक्स में और भी पीरियोडिक फंक्शन हो सकते हैं, बट मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर साइन और कॉस आर पीरियोडिक फंक्शन, periodic mathematical function, as they repeat their values after 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपने वैल्यूज रिपीट करती हैं, तो इसलिए ये पीरियोडिक है सर। समझ में आ गई बात? अरे हाँ ना बोल कभी। यस सर। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने थीटा के टर्म्स में बात किया, इसी चीज को थोड़ा और अच्छा बनाता हूं। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा दिया है, ये मत कह देना कि नहीं Yes, sir. पढ़ा है। सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल पे घूमेगा, ठीक है, तो कुछ एंगल बनाता है, पूरा घूम जाएगा तो वो 2 पाई बनाता है। बट किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हम देखें, मान लो कि कोई पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है इस सर्कल पे, जिसका रेडियस आर है, यहां से यहां पहुंच गया, और ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी? या ऐसे याद नहीं हो तो आपको ये याद होगा कि ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कहा हो Yes. गया? तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकता हूं। ये सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है, उस बात को मैं दोबारा याद दिला रहा हूं कि थीटा को मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ऐसे तो समझ ही सकते हो ना, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कौन सी बड़ी बात या? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया सा। अगर मुझे मान लो कि एक बार, मुझे मान लो, समझना मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं रिलेट करूंगा। मान लो कि लेट, या ऐसे कह लूं, इन वन वन रिवॉल्यूशन, अगर मैं एक बार रिवॉल्व कर रहा हूं, इन वन रिवॉल्यूशन टी की वैल्यू कैपिटल टी है। मान लो कि एक बार घूमने में मैं टोटल टाइम लगाता हूं टी। ठीक है, और इन वन रिवॉल्यूशन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई। बोलना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर 2 एक pi. चक्कर लगाते हूं 2 पाई, तो ओमेगा क्या लिखेंगे? थीटा की जगह आप 2 पाई लिख दीजिए और इसको टी लिख दीजिए। तो ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। टेल मी यस और नो, वेयर टी इज टाइम पीरियड, टी यस इज टाइम पीरियड। इसका मतलब एक बात याद रखिए, ये सारी कहानी मैंने बस इसलिए सुनाया है कि ताकि आप एक बात याद रख सकें कि सर ओमेगा जो होता है दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। इस बात को याद रखना, ये बहुत काम की बात है। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। थीटा को मैंने बोला ना ओमेगा टी भी लिख सकते हैं आप, तो इसका मतलब इसको मैं साइन 2 पाई बाई टी लिख सकता हूं या नहीं, इनटू टी।
सोच के देखिए Yes, sir. भाई, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। यहाँ तक नोट करते चलो एकदम खटाखट। हो गया? यस। ठीक है, तो ये साइन 2π/tt। इसी इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, तो मैं आपको एक बात समझ में आ गया कि साइन थीटा को है साइन 2π/t लिखा है। ठीक है, साइन ऑफ 2π/t, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कभी भी साइन थीटा लिखा हो तो 2π/t इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम खुद सोचो कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इफ t इज इक्वल टू कैपिटल T मान लो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 2π/t 2 इंटू टी साइन 2π हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर पूरे ये कैपिटल T टाइम पीरियड, तो साइन कितने से घूम गया? 2π। अच्छा, अगर मान लो कि मैं t इज इक्वल टू t/2 ले लेता हूं, तो साइन 2π/t इंटू टी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 2π कैपिटल T इंटू छोटे t की जगह t/2 रखो। t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये साइन पाई आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? Yes, sir. ठीक है, मतलब जहां पर एंगल पाई है वहां पर टाइम को आप t/2 कह सकते हो, मतलब टाइम पीरियड का हाफ। इसी तरह से अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं कि इफ t इज इक्वल टू, सुनना और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी ग्राफिकली, t इज इक्वल टू t/4। ठीक है भाई, तो साइन 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2π/t इंटू t/4। t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 2 इज द 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन π/2 हो जाएगा। Yes. सोच के यस। देखो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ये सब तामझाम बताया क्यों। साइन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको बताऊं, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्लस होती है 1। जिनके पास बायो है, मैथ्स है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए। और साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि साइन की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुए, यहां पर जो ये एंगल है ना, ये एंगल जहां पर ये वैल्यू +1 होती है, साइन की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है? साइन की एंगल वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है? 90 पे होती है। मतलब इसको π/2 कहेंगे। Yes. और इसी को अगर मैं टाइम के टर्म्स में लिखूं तो यही टाइम कितना लिखा जाएगा, कितने टाइम में π/2 होता है? तो टाइम पीरियड के टर्म्स में इसमें लिखूं तो t/4, where t is what? टाइम पीरियड। मतलब 1/4 ऑफ टाइम पीरियड में ये साइन की वैल्यू कितनी पहुंच जाती है? मैक्सिमम। यार तुम्हें नहीं आया, यस। अब फिर से यहां आए, तो ये वाली जो वैल्यू है ये पाई है। कितनी है? पाई। और पाई कब होती है देखो तो पाई देखो ये t/2 पे होती है। समझ रहे हो या तुम्हें नहीं यस। आया? इसी तरह से ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला यहाँ पर कितना हो गया? 2π हो गया ना, ये पूरा घूम के वहीं पहुंच गया। ये भी थोड़ा और तुमको समय के साथ समझ में आने लगेगा। ये 2π हो गया, तो यहाँ तक टाइम कितना हो गया? कैपिटल। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब मैंने आपको टाइम पीरियड को पाई के टर्म्स के साथ रिलेट करना बताया है यहाँ पर, समझिए जरा सा। यार बोल रहा है यार, ऐसे तो फिर तो हो गया। यस सर। तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास कहाँ पर है हर्षित?
सर वो 356 वाले उसमें, मतलब इमसाद सर से। इमसाद सर से तो आपके लिए मतलब ये टाइम का डिस्कशन आपके साथ नहीं हुआ था? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली वो थोड़ी क्लैश हो रही है उसमें, वो क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ ट्यूसडे सॉरी वेंसडे और थर्सडे को होती है ना सर, इसलिए आज की दिक्कत है। कल से मैं पूरी अच्छा, तरह से अटेंड करूंगा। ठीक है। थैंक यू सर। भाई यहाँ तक सक्षम समझ गए हो? हाँ जी सर। यहाँ तक नोट कर लीजिए एज इट इज। जानवी और विभूति, विभूति यस सर। समझ गई ना अब यहाँ तक? यस यस सर। ठीक, नोट करिए तो मैं आगे बताऊं। अच्छा, जो साइन के साथ हो रहा है वही कॉस के साथ होगा। डन। ठीक है, अब जो साइन के साथ हुआ है वही वही चीज कॉस के साथ होगी। अब कॉस के साथ क्या होगा देखो, अब कॉस के साथ क्या होगा? कॉस के साथ भी यही होगा, मैं दोबारा फिर से नहीं बोल रहा हूं, बट कॉस थीटा में भी थीटा को आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, वेयर कैपिटल टी विल बी द टाइम पीरियड और स्मॉल टी कोई भी टाइम होगा। ठीक है, अब देखिए ये सब मैंने जो बताया फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने अभी तक क्या बोला है। मैंने सिर्फ अभी ये समझा है पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक मैथमेटिकल वो वैल्यू जो पीरियोडिक होती है, ठीक है, वो समझाया है। तो इसलिए एक बात सोचो बेटा कि अगर कोई मोशन पीरियोडिक है, कोई मोशन पीरियोडिक है तो उसको हम साइन या कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं? सोचो तो भाई, अगर कोई किसी हाँ बॉडी सर। का मोशन साइन से या कॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो पीरियोडिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये y पीरियोडिक है या नहीं है? सोच के देखो भाई, y की वैल्यू मैंने साइन ओमेगा टी के बराबर लिख दी, पीरियोडिक है या नहीं है? y यस सर। पीरियोडिक है या नहीं है? भाई साइन के टर्म्स में लिख दिया तो पीरियोडिक है। अच्छा, ऐसे साइन नहीं लिखता मैं, साइन ऑफ 4 ओमेगा टी लिखता, तब ये पीरियोडिक होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? अभी भी होता, बोलो बोलो, अभी भी होता, साइन होना जरूरी है। ठीक है सक्षम, ओके, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है सक्षम, मुझे एक बात बताइए कि इस y इज इक्वल टू साइन 4 ओमेगा टी, इज इट पीरियोडिक और नॉट? फिर गायब हो गया यस सर। सक्षम। ठीक है, y इज इक्वल टू मैं लिख दूं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ कुछ भी प्लस ऑफ 4, ये पीरियोडिक है या नहीं है? ये भी पीरियोडिक है। यस। साइन के साथ मैं कुछ भी लिख दूं वो पीरियोडिक है, इसी तरह से मैं कॉस के साथ कुछ भी लिख दूं वो पीरियोडिक है। तो मतलब अगर कोई भी चीज साइन या कॉस के टर्म में लिखी जा रही है बेटे तो वो क्या होगी? पीरियोडिक होगी। ये बात पे यकीन आ गया? कोई भी चीज साइन या कॉस के साथ लिखी जाएगी तो वो क्या होगी? पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज हो रही रिपीट है होगी। बट रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। अब इस पीरियोडिक में फर्दर और चीजों को हम समझते हैं। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, इस पीरियोडिक मोशन में फर्दर और क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक मोशन एक तो ये हो गया कि वो ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ वेल डिफाइंड पाथ, तो वो पीरियोडिक है। इसके साथ साथ इसको दो पार्ट में और डिवाइड हम करते हैं। ये पीरियोडिक मोशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं? एक को हार्मोनिक और दूसरे को हम क्या कहते हैं? नॉन हार्मोनिक। देयर आर टू फर्दर डिवीजन ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन, वन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉन हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब है कि मोशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कॉस। मतलब साइन
थीटा या कॉस थीटा के टर्म्स में अगर आप किसी मोशन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो दैट मोशन विल बी कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन। नॉन हार्मोनिक क्या है? पीरियोडिक बट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कॉस। देखो क्या मतलब है, क्या फर्क है, इस बात को समझना, थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझो। साइन कैसे बदलता है? तो साइन ऐसे बदलता है सर, साइन की वैल्यू भी बदलती है हर पॉइंट पर और इसकी डायरेक्शन भी बदलती है। देखो ऊपर ये सब चीजें समझो प्लीज, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। हाँ हाँ ना बोल, क्या हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है? ठीक है, तो ये पीरियोडिक भी है और साथ साथ इसको हम हार्मोनिक भी कहते हैं। बट देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा है, ऐसा कुछ है, ऐसा ये पीरियोडिक है या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि ये 0, ये t/2, ये t, फिर से ये आगे चले हम 3/2, फिर ये 4t, इस तरह से ये 2t, सॉरी, तो ये पीरियोडिक है या नहीं है? इस टाइम के साथ ये अपनी वैल्यू को चेंज हो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। यस सर। और बार बार रिपीट भी हो रहा है। देखो यही Yes. चीज बार बार रिपीट हो रही है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी पीरियोडिक है। बट ये साइन तो नहीं है, ये साइन का कर्व तो नहीं है, या कॉस का कर्व तो नहीं है। तो ये साइन या कॉस नहीं है, तो इसलिए ये पीरियोडिक तो है बट ये हार्मोनिक नहीं है। क्या नहीं है? हार्मोनिक। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सर हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे भाई अगर कोई चीज सर्कल पे घूम रही है तो उस सर्कल पे घूमने वाली चीज को हम साइन से थोड़ी ना रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए साइन का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। बिना साइन का फंक्शन, बिना ओहो, बिना साइन का फंक्शन लिखे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिना साइन के फंक्शन के। तो इसलिए वो पीरियोडिक तो है बट हार्मोनिक नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है कि हर पीरियोडिक चीज हार्मोनिक नहीं होगी? पहला पॉइंट। अरे हाँ ना बोल। हर पीरियोडिक Yes. हार्मोनिक होने के लिए पहली क्राइटेरिया कि पीरियोडिक हो। पीरियोडिक होगा तो फिर हम चेक करेंगे कि वो हार्मोनिक है या नहीं। अब इस हार्मोनिक का एक स्पेशल केस है सर, इस हार्मोनिक का एक स्पेशल केस है। और वो स्पेशल केस क्या है? इस हार्मोनिक का वो स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसपे हम अभी बात करेंगे। इसी हार्मोनिक का एक स्पेशल केस है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अभी उस पर बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। हो गया? ये नोट कर लीजिए। Done sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी बात और सुनाऊं, मुझे एक बात बताइए कि सर साइन और कॉस को अगर हम देख रहे हैं तो साइन और कॉस में हमने ये बोला कि ये पीरियोडिक है। मुझे एक बताओ, टैन या कॉट पीरियोडिक है या नहीं है? टैन थीटा कॉट थीटा ये पीरियोडिक होता है या नहीं होता है? Yes sir होता है। मैं बता देता हूं, क्योंकि अब में सबके पास मैथमेटिक्स हो ये जरूरी नहीं है, तो मैं बता देता हूं कि यस टैन थीटा और कॉट थीटा भी पीरियोडिक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टैन थीटा और कॉट थीटा भी पीरियोडिक है। बट उसमें और इसमें साइन में डिफरेंस ये है कि टैन थीटा या कॉट थीटा की जो पीरियोडिक है वो ठीक है, बट उसकी जो वैल्यू है ना वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, 0 टू इन्फिनिटी। साइन या कॉस की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -1 से 1 के बीच में। और इसकी वैल्यू लाई करती है टैन की भी और कॉट की भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो सर अगर ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी, इन्फिनिटी, ठीक है, तो इससे एक बात बताओ कि अगर कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन में है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी ना? तो मैं नहीं आया भाई। अगर मैं Yes sir. आपसे कहूं कि ये मैं ऐसे घूम के ऐसे पहुंच रहा हूं, ऐसे घूम के ऐसे पहुंच रहा हूं, ऐसे घूम के ऐसे पहुंच रहा हूं, 4 बार ऐसे घूम के पहुंच गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी ना, कुछ इनफाइनाइट तो नहीं हो जाएगा वो।
तो अगर मैं tan या cot लगाने की कोशिश करूंगा तो ये इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमारे डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो ऑल्दो इट इज पीरियोडिक, बट स्टिल हम अपने मोशन के लिए, पीरियोडिक मोशन के लिए tan या cot इसलिए यूज नहीं करते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड, और हमारे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी अनडिफाइंड, इसीलिए हम ऐसा यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? ऑल्दो tan and cot are पीरियोडिक। periodic but they will not be used, right? अब आते हैं दूसरी बात पे सर। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे ये कुपच ये ऐसे मैंने बनाया, कोई भी फंक्शन हो सकता है ये, और इसका ग्राफ मैंने ऐसे बनाया है। दूसरा मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, टिंग 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 टिंग, ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया। तीसरा ग्राफ मैंने ऐसे बनाया है कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ये बताओ कि ये क्या ये आपके पीरियोडिक हैं या नहीं है? अगर मैं आपको टाइम ले लूं यहाँ पर 0, यहाँ पर टाइम ले लूं t, यहाँ पर टाइम ले लूं 2t, और यहाँ पर टाइम ले लूं इसी तरह से 4t, 3t, 4t एंड सो ऑन, ये इस तरह से बना दिया मैंने। इसी तरह से इसमें भी टाइम की वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक मैं ले लूं कुछ t, यहाँ से यहाँ तक 2t, यहाँ से यहाँ तक कुछ 3t, 4t, इस तरह से कर दूं, और इसमें भी ऐसे ही कुछ बना दूं 0 से t, फिर 2t एंड सो ऑन 3t। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो ग्राफ मैंने बनाए, ये 3 ग्राफ, आर दे रिप्रेजेंटिंग द पीरियोडिक मोशन और नॉट? यस। ठीक है, ये जो है ये पीरियोडिक है, अनडाउटेडली दीज आर पीरियोडिक, बट क्या ये हार्मोनिक है? बट क्या ये हार्मोनिक है? नो सर। ये पीरियोडिक तो है बट हार्मोनिक नहीं है। क्यों नहीं हार्मोनिक है? एक ही बच्चे पे जिम्मेदारी नहीं है जवाब देने की, बाकी लोग भी अपने माइक अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। ये पीरियोडिक है बट ये हार्मोनिक नहीं है। ठीक है, हार्मोनिक क्यों नहीं है? बिकॉज नन ऑफ दीज 3 ग्राफ इज ग्राफ ऑफ साइन और कॉस। इन तीनों में से कोई ग्राफ साइन या कॉस का नहीं है। ठीक है, इसलिए पीरियोडिक तो है बट हार्मोनिक नहीं है। समझ आ गई बात? यस सर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सारी बातों को। पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता हो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम अलोंग अ वेल डिफाइंड पाथ। उस पीरियोडिक मोशन में फर्दर अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक मोशन में फर्दर मैं बात करूं तो पीरियोडिक मोशन को 2 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक। हार्मोनिक वो मोशन है जो साइन या कॉस से रिप्रेजेंट हो सकता है, वो पीरियोडिक मोशन जो साइन या कॉस से रिप्रेजेंट हो जाए वो हार्मोनिक है, और वो पीरियोडिक मोशन जो साइन या कॉस से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता वो नॉन हार्मोनिक है। और हार्मोनिक के ही केस का एक स्पेशल केस आएगा जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक। तो चलो अब टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। अगर ये बेसिक कुछ चीजें समझ आ गई हैं तो वी कम टू द टॉपिक जो हमें पढ़ना है, और वो टॉपिक को हम समझते हैं सर हमारा टॉपिक क्या है। अब इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सिंपल हार्मोनिक। इसको समझने के लिए आपको कुछ खास बातें समझनी पड़ेंगी सर। मैं एग्जांपल लूंगा और उसको समझाऊंगा। पहले देखिए, हार्मोनिक में आपने ऑसिलेटरी सुना है कभी? ऑसिलेटरी मोशन किसी ने ऑसिलेटरी मोशन सुना है? हार्मोनिक का एक स्पेशल टाइप ऑसिलेटरी, किसी ने सुना है? अच्छा, पेंडुलम का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी होता है या नहीं होता है? चलो मैं सिखाता हूं। टू एंड फ्रो मोशन नाम सुना है? टू एंड फ्रो मोशन, यस सर। ठीक है, उसी को ऑसिलेटरी कहते हैं। किसी भी बॉडी का वो मोशन जो टू एंड फ्रो हो रहा हो अबाउट अ पॉइंट। टू एंड फ्रो का मतलब आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, एक ही पॉइंट के अबाउट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। अगर आपने पेंडुलम को देखा है तो ये पेंडुलम अगर आप देखेंगे तो पेंडुलम यहां से इधर जाता है, ठीक है, ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर रुका नहीं, फिर ये ऐसे गया, फिर कहीं तक जाने के बाद फिर से वापस आता है। तो ये जो मोशन है दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। मतलब ये वो पॉइंट है या वो लाइन है जिसके अबाउट ये पेंडुलम आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर क्रॉस करके इधर आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, और ये टू एंड फ्रो करता रहे। ठीक, इसी तरह से अगर मान लो कि मैं आपसे एक बात और कहूं, मैं ये एक स्प्रिंग ले लूं और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर दूं, ये स्प्रिंग ले लूं और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर दूं, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है।
मैं इस ब्लॉक को पुल करके छोड़ दूं, ये क्या करेगा? ब्लॉक पुल किया और छोड़ दिया, पुल्ड एंड रिलीज्ड, क्या होगा सोच के देखो। क्या आपको स्प्रिंग नहीं अपनी लगता कि तरफ जैसे ही आपने खींचेगा। पुल किया ये ब्लॉक आगे गया था, अब यहाँ के बाद ये स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये ब्लॉक पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा। बट जब वो पीछे आ रहा है, सोच के देखो, जब वो वापस यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी, स्प्रिंग अपने लेंथ में आ गया बट इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई। सोच के देखिए आप, तो ये ब्लॉक क्या करता है? ये आगे निकलेगा। सोच के देखो, ब्लॉक आगे मूव हुआ तो इसने स्प्रिंग की लंबाई बढ़ा दी। ये मैं फिर से समझाता हूं यार, वो कुछ बोलता ही नहीं। यहां पर ब्लॉक था, ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में, कैसे लेंथ में विभूति? नेचुरल लेंथ का मतलब समझाना विभूति। सर उसमें कुछ मतलब फोर्स नहीं कोई लगा है। फोर्स नहीं लगा, बहुत बढ़िया साहब। नेचुरल लेंथ में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैंने इस ब्लॉक को पुल किया तो क्या हुआ? सेकंड सिचुएशन नोट नहीं करना है, बस सुनना है आप लोगों को। स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, ब्लॉक आगे कुछ चला गया और छोड़ दिया हमने। तो स्प्रिंग को इलोंगेट होना पसंद नहीं है, तो स्प्रिंग इस ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचेगी। अब जब ये पीछे खींचेगी तो ब्लॉक पीछे आएगा 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 आएगा, वापस एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ब्लॉक वहीं आ जाएगा जहां पर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। बट ये ब्लॉक यहाँ पर रुक नहीं पाएगा। उसका रीजन ये है कि जब ये पीछे आ रहा था तो इट इज एक्वायरिंग वेलोसिटी, तो जब ये यहाँ पर आया तो इसकी वेलोसिटी, फोर्स तो इस पे 0 हो गया, इस पॉइंट पे इस पे फोर्स 0 हो गया जब वापस यहीं पहुंच गया, बिकॉज स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो स्प्रिंग अब फोर्स नहीं लगा रही है इस इंस्टेंट पे, बट वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो ये आगे भागेगा। और यही तो रीजन है कि आप अगर किसी चलते हुए बस से या ट्रेन से जंप करते हो तो आप थोड़ी देर दौड़ते हो, है ना, चाहे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दौड़ें या जो भी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अचानक रुक जाएंगे ना तो गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पे फोर्स 0 हुआ है बट आपके बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, तो वो बॉडी आपकी आगे भागना चाहती है, तो इसलिए आप गिर सकते हैं। समझ आ गई बात? यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई है, 0 नहीं हुई, 4 0 हो गया, तो अब क्या करेगा ये ब्लॉक? यहीं रुक जाएगा या आगे भागेगा, मतलब लेफ्ट की तरफ? तो ये ब्लॉक लेफ्ट की लेफ्ट तरफ की तरफ जाएगा। जाएगा या नहीं? लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो स्प्रिंग क्या होने लग गई? कंप्रेस। अब जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, ये इसकी पोजीशन थी और यहाँ के बाद ये कंप्रेस हो रही है, तो ये स्प्रिंग अब फोर्स इधर लगा रही होगी, स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स अगर इधर लग रहा है तो ब्लॉक जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, होती होते होते ये फाइनली रुकेगा। बट जब ये ब्लॉक रुकेगा तो तब तक स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है, तो स्प्रिंग फिर इसको धक्का देगी, स्प्रिंग फिर इसको धक्का देगी ताकि वो नेचुरल लेंथ में आए। फिर ये ब्लॉक चला 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 और यहाँ पर पहुंचा जहां पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में फिर से आ गया। बट क्या फिर से ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हुई? भाई धक्का दिया आपने तो यहाँ तक आते आते उसने कुछ वेलोसिटी तो अक्वायर कर ही लिया है, फिर से यहाँ पर इसकी पहुंच गया स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, बट फिर से वेलोसिटी 0 नहीं है, तो ब्लॉक फिर आगे भागेगा। अब जब ये आगे भागे फिर स्प्रिंग को इलोंगेट करने लगेगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो एक्चुअली में होगा क्या, अगर आप इस ब्लॉक को देखो तो इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि ब्लॉक आगे गया, पीछे आया, फिर इधर ऑपोजिट साइड पे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया। तो इसका मतलब ब्लॉक कर क्या रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर। बताइए। एक मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है, इसी को हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन का केस होता है, इसी को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम ऑसिलेटरी कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इस ऑसिलेटरी मोशन में, अब इसको फिर से ध्यान से देखो, मुझे जानवी बताएगी कि बेटा मुझे एक बात बता, इस ब्लॉक को मैंने आगे पुल करके छोड़ दिया था, ये वापस क्यों आया? कौन इसको खींच रहा है? टेंशन इन स्प्रिंग। टेंशन इन स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग फोर्स को सीधा। स्प्रिंग में जो फोर्स होता है उसको टेंशन नहीं कहते, स्प्रिंग फोर्स। इसको वापस कौन खींचा? स्प्रिंग फोर्स खींच रहा है। अब जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो वापस इसको धक्का कौन दे रहा है? फिर से स्प्रिंग फोर्स दे रहा है।
अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये स्प्रिंग फोर्स इज नॉट ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब वो पोजीशन जहां पर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, जब स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है। तो इस पोजीशन की तरफ ये हमेशा ये फोर्स डायरेक्शन है या नहीं है? देखो पहले अच्छे से देखो, जब ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो ब्लॉक पे कोई फोर्स है क्या? हुआ नो सर। नो सर। तो यहाँ पर ब्लॉक पे जो फोर्स है वो 0 है। इस पोजीशन पे जहां पर बॉडी पे फोर्स 0 होता है, उसी का दूसरा नाम मीन पोजीशन है। उसी का दूसरा नाम क्या होता है? मीन पोजीशन। अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप ब्लॉक को यहां से पुल करके छोड़ते हैं तो उस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स लगता है टुवर्ड्स दिस मीन पोजीशन, जो चाहता है वापस ब्लॉक को यहीं लाना। जब ब्लॉक ओवरशूट करके स्प्रिंग को कंप्रेस करने लग जाता है, तब भी ये स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक को वापस यहीं लाना चाहता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो स्प्रिंग का फोर्स है ये हमेशा ब्लॉक पे इस तरह से लग रहा है ताकि वो ब्लॉक को वापस मीन पोजीशन पे ले जा सके? यस सर। तो ऑसिलेटरी मोशन में भी वो केस जिसमें देयर ऑलवेज एक्ट्स अ फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी, दैट स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑसिलेटरी मोशन का वो स्पेशल केस जिसमें हमेशा ऑलवेज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डेफिनेशन लिखिए। यस सर। A harmonic motion in which a harmonic motion in which a force a harmonic motion in which a force directed to the mean position, a force directed a force towards mean position, लिख लो, a force towards mean position and proportional to negative of displacement of the body and proportional to negative of displacement of the body acts on the body is known as simple harmonic motion. Acts on the body is known as simple harmonic motion. लिख लिया? यस। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि ऐसा कोई भी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें देयर इज ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब हमेशा एक फोर्स लग रहा हो जो वापस बॉडी को किधर लाने की कोशिश करे, हमेशा बॉडी को वापस लाने की कोशिश करे मीन पोजीशन पर। ठीक है, तो ऐसा जो केस होगा टू एंड फ्रो मोशन का जिसमें देयर इज ऑलवेज अ force which acts towards the mean position of the body, that such a motion is called as simple harmonic motion. ठीक है, इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसका एक एग्जांपल पेंडुलम भी है, जिसका एक एग्जांपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी है। आप देखिए इसी का मैथमेटिकल पॉइंट समझिए कि ये जो फोर्स है हमेशा लगेगा, और कैसे लगेगा? निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्या मतलब कि देखो, जब ब्लॉक आपका ये मीन पोजीशन है, जब ब्लॉक इधर जाता है तो फोर्स आपका इसके ऑपोजिट लगता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स आपका राइट की तरफ लग रहा है। जब ब्लॉक राइट की तरफ जाता है, इधर जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ। तो ये आप देखेंगे तो हमेशा दिस फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू दिस स्प्रिंग, ये हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगता है। इट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहा है।
तो ऐसा फोर्स जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहा है, ठीक, और प्रोपोर्शनल होता है टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैथमेटिकल अगर मैं कंडीशन लिखूं तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। और माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं हम? माइनस साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट कि फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट force is always opposite to the displacement of body। ठीक है, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहा है, टू दैट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? इस फोर्स को हम कोई कांस्टेंट लिखेंगे, माइनस ऑफ के एक्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ के एक्स। इज इट क्लियर? तो ऐसा जब भी फोर्स किसी भी पार्टिकल पे लगाओगे, वेयर के इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट। ये जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लगा है ना, प्रोपोर्शनलिटी से आप इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो एक कांस्टेंट यूज करोगे ना आप, तो उसी कांस्टेंट का नाम है फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी यस और नो। मतलब ऐसा इस फॉर्म का जब भी आप Yes. किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो उस बॉडी को अपन क्या कहेंगे? उस बॉडी को हम कहेंगे कि बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है क्या? तो बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है एसएचएम। बॉडी क्या एग्जीक्यूट कर रही है? एसएचएम। यहां तक नोट करिए, अभी चर्चा कंटिन्यू रहेगी। Done. चलो मैं फिर से सारी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लो, उसके बाद फिर मैं इस पे आगे बात करता हूँ। फिर से मैं सारी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, पीरियोडिक मोशन का मतलब ऐसा मोशन जो अपने आप को वेल डिफाइंड पाथ के अलोंग अपने आप मोशन को रिपीट करे आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक में दो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, हार्मोनिक, नॉन हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब है कि ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय साइन और कॉस, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक हार्मोनिक। और जिसको हम साइन या कॉस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो नॉन हार्मोनिक है। इस हार्मोनिक में एक स्पेशल केस आएगा ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन है जिसमें पार्टिकल एक पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट, जिसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। मीन पोजीशन का मतलब कि ऐसा पोजीशन जहां पर बॉडी या पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो, तो उसके अबाउट अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहा हो, तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। उस ऑसिलेटरी मोशन में भी एक स्पेशल केस जिसमें बॉडी पे एक फोर्स लग रहा हो प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सच अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक होने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया कि पीरियोडिक होना चाहिए, दूसरी क्राइटेरिया हार्मोनिक होना चाहिए, तीसरी क्राइटेरिया ऑसिलेटरी होना चाहिए, तब जाके चौथी क्राइटेरिया आएगी कि फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तब जाके हम कह सकते हैं कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक है। और सिंपल हार्मोनिक का एग्जांपल मैं दे चुका हूं, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। जैसे मैं पेंडुलम के केस में अगर बात करूं तो पेंडुलम का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक होता है। तीनों आप बताएं कि क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? प्लीज वन बाय वन। सक्षम, विभूति, अनजानवी, Yes, प्लीज sir. एक बार बता दी। Yeah. ठीक है, अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है तो मूविंग ऑन, अब इसी पे चर्चा होनी है। अब कुछ चीजें थोड़ी सी बड़ी अजीब सी लगेंगी आपको, मतलब ये इक्वेशन, बट मैं हूं जो सिखाने की कोशिश करूंगा, तो समझना। देखो हमने लिखा f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं अब। f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ये जनरल चीजों को हम देख रहे हैं। f को हम मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं और इसको माइनस ऑफ के एक्स लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, देखो k अपने आप में कांस्टेंट है जिसको हमने फोर्स कांस्टेंट कहा है, और m इज मास। तो सर ना तो k चेंज होगा ना तो बॉडी का मास चेंज होगा। ये x क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये चेंज होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा।
बट के तो चेंज नहीं होगा ना, मास भी चेंज नहीं होगा, तो के बाई एम विल रिमेन कांस्टेंट, के बाई एम इज कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं एक दूसरी क्वांटिटी से जिसको हम ओमेगा कहते हैं। अब फिर से ओमेगा आ गया। इस ओमेगा का एक और मतलब है, एक मतलब तो इसका होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसी का एक दूसरा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये टर्म डिफाइन किया जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या चीजें हैं, वो सारे टर्म्स आपको डिफाइन किए जाएंगे। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। अभी समझ लो बस, इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम ओमेगा कहते हैं। ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, कांस्टेंट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज अ कांस्टेंट। भाई एक कांस्टेंट की जगह हमने उसकी कांस्टेंट की जगह दूसरा कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं कि उल जलूल कुछ भी लिख दें कि भाई के बाई एम है तो कुछ भी लिख देंगे। इसको कुछ कैलकुलेट किया गया और उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि के बाई एम की वैल्यू को हम दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूं एज 5+1, कर सकता हूं। या मैं ऐसे भी कर सकता था 7-1 कर सकता हूं, 2 into 3 कर सकता हूं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि उल जलूल कुछ लिख दें कि 6 इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 3, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली लोगों ने सॉल्व किया और उसके बाद इसको के बाई एम को ओमेगा से रिप्लेस किया और ओमेगा को एक नाम दे दिया कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई एक्स ओमेगा, सॉरी इसको ओमेगा नहीं ओमेगा स्क्वायर कहा गया, माय मिस्टेक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार बताओ भाई। के बाई एम को एक नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर, वेर ओमेगा का क्या मतलब है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर यहां तक क्लियर है? और जी ओमेगा सर। अपने आप में कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। इन एसएचएम इन एसएचएम force is proportional to -x and acceleration is also proportional to -x, इस बात को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां के बाद आप फर्दर और आगे की बात करते हैं, ठीक है। यहां के बाद इसी को हम फर्दर और कुछ लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां के बाद मैं यहां बात कर रहा हूं, ये बीच में एक चीज आई है जो मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये ऐसे याद रखने के लिए ऐसे मेंशन हो गया। अब यहां से यहां आइए, एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि एक्सेलरेशन आपको, मुझे नहीं याद कि आपको याद है कि नहीं, d2x/dt²। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट। यस सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं भी याद है तो अभी फिलहाल काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था मैंने, आई टॉट यू दिस इन काइनेमेटिक्स। तो d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं d2x/dt² प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां तक नोट करो तो मैं इसका मतलब समझाता हूं। डन। सबने नोट कर लिया? चलो, तो ये d2x/dt² नहीं, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। ठीक है, अब सुनिए, ये जो इक्वेशन है ना, ये ऑल्दो आपको क्लास 11th में दूर दूर तक नहीं पढ़नी है। ये बात वैसे ही है जैसे आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता था। तो ये क्लास 11th में आपको इस तरह की इक्वेशन नहीं पढ़नी है, 12th में पढ़ना है। और इस तरह की इक्वेशन का आप यूज भी नहीं करेंगे, इसलिए हम भी आपको नहीं पढ़ा रहे फिजिक्स में। बट आप ये याद रख सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब ये मैं दोबारा लिखूंगा, d2x/dt², पूरा इरेज कर दो, d2x/dt² प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना भाई कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो इसी तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे कोई तुम्हें अभी फिलहाल लेना देना नहीं। यू डोंट हैव टू स्टडी दिस इन क्लास 11th, यू विल स्टडी दिस इन क्लास 12th मैथमेटिक्स, ठीक है। वहां पर ये बात करिए। फिलहाल तो ये बस इतना सा इसलिए बताया गया है
कि इस फॉर्म की इक्वेशन जब भी हो तो डिफरेंशियल कहते हैं, और एसएचएम में इसी फॉर्म की इक्वेशन आती है। ठीक है, खैर वो तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, घबराओ नहीं, ये इस तरह की एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा? कोई भी इक्वेशन है तो उस Yes, sir. इक्वेशन का सोल्यूशन होता है या नहीं होता है? थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट मैं बस आखिरी बात करके खत्म करते हैं। Yes, कोई भी sir. अगर इक्वेशन आपको दी जाए तो उसका कुछ सोल्यूशन तो होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2, मैं आपसे या ऐसे कह लूं कि y x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2, तो इसके x की वैल्यू निकालो, तो सॉल्व करते हो ना, तो सोल्यूशन आता है। तो इस तरह की इक्वेशन के दो सोल्यूशन, एक का नाम है x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, और दूसरा है x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। अब इसमें किसका क्या मतलब है? इस तरह की सोल्यूशन है, ये इस तरह की इक्वेशन अगर बने तो इसके दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल है। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, ये क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन है। क्या चीज है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन है। ठीक है, Yes. बोलो ना। अब मैं इसका थोड़ा सा मतलब समझाऊं। अब इसमें मैं और आसान कर रहा हूं आपको बस ये समझना है। ये सब याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ऐसा कोई सच बहुत खतरनाक सा सवाल आपसे कोई पूछ लेगा 11th में, बट ये बड़े काम की चीज है, इसके बिना गाड़ी नहीं हिलेगी। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। मेन चर्चा हमारी